अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नेशनल इनकम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। पहला है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही जवाब। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं भैया नहीं। ट्रांसफ़र पेमेंट बिल्कुल भी नहीं। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है भैया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते तो लिखते ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग, केवल अंतिम वस्तुएं शामिल की जाती है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड बोला गया है कहाँ से, फ्रॉम नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ बिल्कुल सही जवाब। सैलरीज ऑफ टीचर नहीं। रेंट फ्रॉम लैंड नहीं। प्रॉफिट ऑफ कंपनीज नहीं। तो करेक्ट आंसर है सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स। ठीक है, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ को हम लोग नेशनल इनकम से क्या करके चलते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक हाउस होल्ड वर्क आर एक्सक्लूडेड। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर है। तो विच इज़ द करेक्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के भैया करेक्ट मेथड कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की सही विधि कौन सी है। पहला प्रोडक्ट मेथड है, दूसरा इनकम मेथड है, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड है, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है भैया ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, जहाँ पर भैया प्रोडक्ट मेथड भी आ जाएगा, इनकम मेथड भी आ जाएगा और एक्सपेंडिचर मेथड भी आ जाएगा। तो नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय ऑल द थ्री मेथड्स। फोर्थ है व्हाट डज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स। NFIA, विदेश से शुद्ध कारक आय का क्या अर्थ है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट नहीं। इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड अब्रॉड। ठीक है, ये है। वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस अब्रॉड नहीं। रेमिटेंस सेंड बाय फॉरनर्स नहीं। तो करेक्ट आंसर है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड अब्रॉड। आंसर यही है इसका। ठीक है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दो इनकम पेड अब्रॉड। एक्सप्लेनेशन में मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लिखा हुआ NFIA इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग इनकम पेड टू अब्रॉड फ्रॉम इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। याद रखना NFIA इज कैलकुलेटेड, कैसे आप कैलकुलेट करते हो, बाय सब्ट्रैक्टिंग इनकम पेड टू अब्रॉड फ्रॉम इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब हम पांचवा है विच वन इज कंसिडर्ड अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम या फिर वेल्थ या फिर कैपिटल या फिर लैंड। ध्यान से समझना, विच वन इज़ कंसिडर्ड अ फ्लो कॉन्सेप्ट। निम्न में से कौन प्रवाह की अवधारणा है। नेशनल इनकम, वेल्थ, कैपिटल या लैंड। सही जवाब है इसका नेशनल इनकम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नेशनल इनकम इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड। वेल्थ, कैपिटल एंड लैंड आर स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे हम छठे में बात करते हैं। तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूडेड होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इलीगल एक्टिविटीज़, विंडफॉल गेन और परचेज ऑफ शेयर्स। तो ये परचेज ऑफ शेयर्स नहीं होता, विंडफॉल गेन भी नहीं होता, इलीगल एक्टिविटीज़ भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं। तो सेल्फ कंज्यूम प्रोडक्शन हैज़ वैल्यू एंड इज इंक्लूडेड। इलीगल एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर एक्सक्लूडेड। अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसफ़र पेमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज। बिल्कुल, ट्रांसफ़र पेमेंट को हम नेशनल इनकम से एक्सक्लूड करके चलते हैं। अंतरण भुगतान का राष्ट्रीय आय से बाहर क्यों रखा जाता है। तो पहला है दे आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दे आर यूनिलेटरल, हाँ जी, एंड डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। ये सही है इसका, बी आंसर इसका सही है। ये कैसी होती है, यूनिलेटरल होती है एंड डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। दे आर इलीगल इनकम्स और दे आर अ पार्ट ऑफ अ फॉरेन ट्रेड। तो आंसर है दे आर यूनिलेटरल एंड डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, बी हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं। तो लिखते हैं भैया ट्रांसफ़र पेमेंट लाइक पेंशन स्कॉलरशिप्स आर एक्सक्लूडेड एज नो गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस। ठीक है सर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। तो लिखा हुआ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड। क्या पूछ रहे भैया, मार्केट वैल्यू पूछ रहे किसकी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस कहाँ पर हो रही है, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको हम क्या बोलते हैं। तो GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP या फिर GDP फैक्टर कॉस्ट या फिर NNP फैक्टर कॉस्ट। तो सही आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका सही आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस रेफर्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन
विदाउट कंसिडरिंग NFIA, GDP MP। आगे हम अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है किसमें, डोमेस्टिक इनकम में। पहला, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन कैनेडा, रेंट पेड बाय फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अच्छा, पूछा क्या गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम पूछा गया है, किसमें, डोमेस्टिक इनकम पर। प्रॉफिट अर्न बाय द इंडियन कंपनी इन कैनेडा, ठीक है, ये हो सकता है। रेंट पेड बाय द फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, इनकम ऑफ इंडियन रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, या फिर रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव अब्रॉड। तो इसका बी है, अच्छा बी है, सॉरी बी है इसका कि रेंट बाय द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ठीक है। ए नहीं होगा, प्रॉफिट अर्न बाय द इंडियन कंपनी इन कैनेडा, ये नहीं होने वाला है। इनकम ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड आ रहा है ना। रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव अब्रॉड। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ, इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम पर क्या आ रहा है, जो इनकम को हम जनरेट करते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। 10th में मैं बात करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इनमें से क्या इंक्लूड होता है किसमें, नेशनल इनकम में। इनकम अर्न बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन दुबई, नेशनल इनकम पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। इनकम अर्न करी गई किसके द्वारा, भी इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा जो दुबई में काम करते हैं, हाँ बिल्कुल होगा। उसके बाद इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल वर्किंग इन इंडिया, नहीं भैया नहीं। प्रॉफिट ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, नहीं भैया नहीं। सैलरी पेड बाय द इंडियन एम्बेसी इन द USA टू अमेरिकन स्टाफ, नहीं भैया नहीं। तो आंसर उसका हो जाएगा ए, इनकम अर्न बाय द इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन दुबई। आंसर, इनकम अर्न बाय द इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन दुबई। एक्सप्लेनेशन में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेशनल इनकम। आगे हम बात करते हैं भैया डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर है, NDP फैक्टर कॉस्ट, GDP फैक्टर कॉस्ट, NNP फैक्टर कॉस्ट, या फिर GNP मार्केट प्राइस। तो डोमेस्टिक इनकम हमारे पास होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम इज मेजर्ड एज NDP एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, GDP एट मार्केट प्राइस के बराबर, NDP एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर, NNP एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर, या फिर GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये सबको पता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यही आपके पास क्या होती है, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये तो फिर से क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर्स इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NFIA बोलते हैं। तो NFIA इज कैलकुलेटेड एज इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड अब्रॉड। ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड नहीं भैया नहीं, ये नहीं आएगा NFI में। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है डोमेस्टिक कंट्री में वो भी नहीं आता। 14 में हम पहुंच जाते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है लेकिन नेशनल का पार्ट नहीं है। डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है लेकिन नॉट नेशनल इनकम। पहला, इनकम फ्रॉम इंडियन एम्बेसी इन USA। दूसरा, इनकम ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन दुबई। तीसरा, प्रॉफिट ऑफ जर्मन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। चौथा है इनकम फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। तो क्या बोल रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम का तो पार्ट है लेकिन नेशनल का नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो प्रॉफिट ऑफ अ जर्मन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है। तो फॉरेन कंपनीज इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक इनकम बट नॉट ऑफ अ नेशनल इनकम, ठीक है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है किसका भी, जर्मन कंपनी का जो भारत में ऑपरेटिंग करी थी। तो याद रखना, फॉरेन कंपनीज इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक इनकम बट नॉट ऑफ अ नेशनल इनकम। फिफ्थ है, इफ़ NFIA क्या भैया पॉजिटिव है तो नेशनल इनकम हमारी कितनी होगी। अगर NFIA पॉजिटिव होगा तो नेशनल इनकम विल बी मोर देन डोमेस्टिक इनकम, या फिर लेस देन डोमेस्टिक इनकम,
इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बढ़िया क्वेश्चन है। NFI अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारी नेशनल इनकम कितनी होगी, तो भैया वो डोमेस्टिक से क्या होगी, वो ज़्यादा ही होगी, ठीक है, मोर देन डोमेस्टिक इनकम। पॉजिटिव NFIA इंक्रीजेस नेशनल इनकम ओवर डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन नंबर 16 आप सबकी स्क्रीन पर तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप। बताइए नेशनल इनकम में से, नेशनल इनकम क्या है कि अगर मैं डोमेस्टिक में से NFIA को माइनस कर दूं, नेशनल इनकम क्या है कि अगर मैं डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दूं, हाँ नेशनल इनकम क्या है कि मैं डोमेस्टिक को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले तो छोड़ दो, ये वाला है। अगर हम डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, नेशनल बन जाता है। तो नेशनल इनकम इज ऑब्टेन बाय एडिंग NFIA टू डोमेस्टिक इनकम। अब हम बात करते हैं ग्रॉस एंड नॉट नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, अब हमारा जो टॉपिक है ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नेट एंड ग्रॉस को। तो सबसे पहले लिखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का मतलब क्या होता है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बिफोर डेप्रिसिएशन, या दूसरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अब्रॉड, ये तो नहीं होने वाला। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, नहीं, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन आता है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसमें पहला हो जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा जी, आगे 18 में हम पहुँचते तो लिखते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP इज कैलकुलेटेड एज, NDP इज कैलकुलेटेड एज। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है GDP में से आप क्या, GDP के साथ आप क्या करो, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, और GDP में आप क्या करो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ठीक है। अगर मैं GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो भैया मेरे पास NDP आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GDP। अगला क्वेश्चन है 19, डेप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, ये इसका आंसर है। इंक्रीज इन द प्राइस लेवल नहीं, डिक्रीज इन द मनी लेवल नहीं भैया, नहीं, बी है इसका आंसर। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। मैं फिर पहुंच जाता हूँ 20 में 20 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन GDP में तो है लेकिन NDP में इंक्लूड नहीं है। तो डेप्रिसिएशन GDP में होता है लेकिन NDP में नहीं होता, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। NIT फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर ट्रांसफ़र पे पेमेंट, तो सही आंसर हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन GDP बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम NDP। 21 में मैं बात करता हूँ तो विच रिलेशनशिप इज़ करेक्ट, पहला वाला GDP के कैसे निकलेगी, NDP में मैं अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दूँ तो, ठीक है, यही निकलती है। अगर मैं नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा, है ना। GDP इज़ ऑलवेज हायर बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बाय 22 में क्या है, अगर GDP मान लो 2000 करोड़ है और डेप्रिसिएशन 200 का करोड़ है तो NDP क्या हो जाएगा, 1800 करोड़। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप GDP में से डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हो, माइनस करके चलते हो। 23 में पहुंच जाता हूँ कि वाई इज़ NDP कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कंपेयर टू GDP की तुलना में NDP को आर्थिक कल्याण का बेहतर संकेतक क्यों माना जाता है। पहला, बिकॉज इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, पहला ही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सक्लूड करते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को, ठीक है। NDP शोज द एक्चुअल एडिशन टू द इकोनॉमिक्स स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। 24 में मैं बात करता हूँ तो व्हेन डेप्रिसिएशन इज 0 तो GDP हमारे पास, अगर डेप्रिसिएशन 0 है तो GDP NDP के बराबर हो जाएगी, GDP हमारी NDP के बराबर हो जाएगी, है ना। अगर डेप्रिसिएशन 0 है, क्योंकि मैं ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन नहीं, अगर GDP मेरे पास 0 है तो वो नहीं, अगर डेप्रिसिएशन 0 है तो NDP और ग्रॉस दोनों बराबर हो जाएगा। अगला है मेरे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या चीज़ें, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, सबसे पहले आप बताओ। इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सब्सिडीज़ है, ओनली फैक्टर पे पेमेंट्स है, या फिर ओनली डेप्रिसिएशन है। मार्केट प्राइस के बारे में हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक GST और एक्साइज, और उसमें हम सब्सिडी ऐसे माइनस करके चलते हैं। लेकिन चलो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है, कैसे हम निकालेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस NIT, अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर दूं, B हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
तो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट इज डिराइव्ड बाय रिमूविंग द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम मार्केट प्राइस। 27 में मैं पहुंच जाता हूँ तो एनआईटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़ नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, बी वाला हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से मैं अगर सब्सिडी को माइनस कर दूंगा ना भाई साहब, तो क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा एनआईटी। 28 में मैं बात क्या करता हूँ, तो विच कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी अवधारणा उत्पादक के कारकों द्वारा प्राप्त आय को दर्शाती है। विच कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट शोज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 28 के बाद 29 में मैं पहुंचता हूँ। अगर हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 50 करोड़, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में 500 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 50 करोड़, सब्सिडी है कितनी 10 करोड़, तो 50 और 10 का नेट क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 500 में से 40 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 460 करोड़ आ जाएंगे। ठीक है, एनआईटी मेरे पास क्या आ जाएगा, 460 करोड़। एनआईटी नहीं ये जो पूछा वो, अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 30 में मैं बात करता हूँ, व्हेन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर जीरो हो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है तो ठीक है। उसके बाद 31 पे मैं बात करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एनआईटी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फिक्स्ड कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोला वो करेक्ट क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस किसके बराबर है, फिक्स्ड कॉस्ट में अगर मैं एनआईटी जोड़ दूँ ये तो ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी ये ठीक नहीं है, मल्टीप्लाई वाला तो छोड़ दो, मार्केट प्राइस अगर मैं एफसी में से एनआईटी तो इसमें ए हो जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। तो मार्केट प्राइस इज ऑब्टेन बाय एडिंग एनआईटी एट फैक्टर कॉस्ट। आगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, इसमें क्या है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से हम उसको जानते हैं, फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस तो हो ही नहीं सकता है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो भैया बी है इसका, याद रखना। नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को आप नेशनल इनकम के नाम से आप जानते हो। ठीक है, 33 पर मैं पहुंच जाता हूँ तो बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड एज जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एफसी में से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ लूँ बस तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं एनआईटी को जोड़ लेता हूँ तो हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, मार्केट प्राइस पर हम पहुँच जाते हैं। 34 पे लिखते हैं कि एनएफआईए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एक्सपोर्ट, ये बार बार आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, भी होगा इसका आंसर। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ग्रॉस एग्रीगेट्स, नेट, नेशनल, ग्रॉस में ही होता है भैया डेप्रिसिएशन। तो उसके बाद आ जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड एज, मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस के लिए आप क्या करो कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो इसमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, ऐसे ए दिया हुआ इसमें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में एनएफआई आप ऐड कर दो। ठीक है, तो ग्रॉस जीएनपी में, जीएनपी एट एमपी में तो क्या बन जाएगा, जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट, नहीं एनडीपी है ना, तो ग्रॉस में से मैं अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा। टू गेट अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द जीडीपी एफसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेशनल इनकम, जीडीपी एमपी, एनएनपी एफसी, जीएनपी एमपी या फिर पॉपुलेशन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है विच
एग्रीगेट्स इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। यही होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड अ नेशनल इनकम एंड बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक वेलफेयर। अब लास्ट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में बात करते हैं। तो भैया नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट, नॉमिनल को हम किस में करते हैं? तो नॉमिनल याद रखना हम करंट ईयर प्राइसेस पर करते हैं। जीडीपी के बारे में बात करूँ तो रियल जीडीपी को हम कांस्टेंट में करते हैं, सबको पता है ना। तो नॉमिनल को क्या बताया था? तो नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइजेस। नॉमिनल जीडीपी यूजेस प्रीवेलिंग प्राइस ऑफ द ईयर। अगर हम रियल जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो रियल जीडीपी बात करती है रियल जीडीपी यूजेस बेस ईयर और कांस्टेंट ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन से तो नॉमिनल ही होगा, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, रियल नहीं होता। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं नॉमिनल जीडीपी में से मैं अगर ये प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, अच्छा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो रियल जीडीपी इज डिराइव्ड बाय एडजस्टिंग नॉमिनल जीडीपी विद प्राइस इंडेक्स। 44 पर मैं बात करता हूँ। इफ़ द प्राइस इंडेक्स 100 है तो नॉमिनल जीडीपी कितना होगा? अगर प्राइस इंडेक्स क्या है 100 है तो मेरे पर नॉमिनल जीडीपी कितना होगा? अगर प्राइस इंडेक्स 100 है तो याद रखना नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बराबर होने वाला है, इक्वल टू रियल जीडीपी। अगर प्राइस इंडेक्स 100 होगा तो करंट और बेस ईयर का प्राइस दोनों इसका मतलब सेम है, समझ में आया? तो उस केस में भैया रियल और नॉमिनल दोनों बराबर होंगे। 45 विच जीडीपी इज़ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? रियल ही होता है, रियल जीडीपी है तो सबको पता है ना, रियल जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी मीन्स एक्चुअल ग्रोथ विदाउट प्राइस इफेक्ट्स। इफ़ नॉमिनल जीडीपी क्या हो रही है भैया? बढ़ रही है, लेकिन रियल जीडीपी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज, बोथ प्राइसेस एंड प्रोडक्शन हैव इंक्रीज, नन ऑफ दीज प्राइसेस हैव इंक्रीज। नॉमिनल जीडीपी राइजेस ड्यू टू द प्राइस इंक्रीज इवन इफ आउटपुट स्टेज सेम। एक और है मेरे पास जीडीपी एंड वेलफेयर पर हम देखते हैं। तो जीडीपी इज कंसिडर्ड एज इंडिकेटर ऑफ जीडीपी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, पॉलिटिकल वेलफेयर, सोशल या मिलिट्री, तो इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है जी। जीडीपी रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इफेक्ट्स पीपल्स मटेरियल वेलबींग। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज जीडीपी फेल टू कंसिडर्ड? निम्नलिखित में से किसी जीडीपी ध्यान में नहीं रखता? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रखता है, मार्केट वैल्यू डेप्रिसिएशन को रखता है, किसको नहीं रखता? इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को नहीं रखता है। तो जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ लाइक पॉल्यूशंस, ठीक है। तो नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज़ लाइक हाउस होल्ड वर्क्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी, ठीक है। नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी एस्टिमेट्स। 50 में हम बोलते हैं जीडीपी में इंक्रीज बट वेलफेयर में नॉट इंक्रीज। इफ जीडीपी में इंक्रीज बट वेलफेयर में नॉट इंक्रीज इन इक्वालिटी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, मोर जॉब्स क्रिएशन, तो इंक्रीज इन इक्वालिटी। इफ इनकम इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेलफेयर मे नॉट इम्प्रूव डिस्पाइट जीडीपी ग्रोथ। 50 वाला फिर से देखते हैं कि जीडीपी में इंक्रीज बट वेलफेयर में नॉट इंक्रीज। इफ़ क्या बोलते हैं? यदि जीडीपी बढ़ता है लेकिन कल्याण नहीं बढ़ता तो इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? पहला, इंक्रीज इन इक्वालिटी। इफ़ इनकम इज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेलफेयर में नॉट इम्प्रूव डिस्पाइट जीडीपी ग्रोथ। अच्छा, ठीक है। 51 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव बोथ जीडीपी एंड वेलफेयर? इंक्रीज इन हार्मफुल गुड्स प्रोडक्शन नहीं, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ हो सकता है, मोर मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं, तो इसका हो जाएगा बी, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूव बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीपल्स वेलफेयर। 52 रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर दैन नॉमिनल जीडीपी। ध्यान से समझना, रियल जीडीपी को हम लोग क्या मान के चलते हैं? बेटर इंडिकेटर मान के चलते हैं किसका? वेलफेयर का, दैन नॉमिनल जीडीपी, बिकॉज इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, इट रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इट इंक्लूड्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नलिटीज़, तो इसका हो जाएगा बी, इट रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन।
It removes the effect of inflation. Real GDP is considered a better indicator of welfare that nominal GDP because it removes the effect of inflation. ठीक है. उसके बाद 53 पर मैं अगर मैं बात करूँगा तो बोलते हैं व्हेन जीडीपी इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड वेलफेयर. यदि जीडीपी हथियारों के उत्पादनों से बढ़ता है तो कल्याण पर क्या प्रभाव है. ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, मे नॉट इंक्रीज और डबल, मे नॉट इंक्रीज. ठीक है. तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स रेजेस जीडीपी बट मे नॉट इम्प्रूव वेलफेयर. ठीक है. थैंक यू.